नमस्कार दोस्तों, ये झारखंड एपीओ का मॉक टेस्ट है। इसमें कुल झारखंड एपीओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 100 क्वेश्चन तैयार किए हैं और ये 100 क्वेश्चन आपको आईपीसी से होगा, सीआरपीसी से होगा, एविडेंस से होगा और कॉन्स्टिट्यूशन से होगा। मतलब जो सिलेबस झारखंड एपीओ के प्री का है उसी के हिसाब से ये पेपर तैयार किया गया है। आपको मैं मॉक टेस्ट ही करा रहा हूँ, मतलब इसमें मैं जो आंसर होगा उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, 5 सेकंड का समय दूंगा और आप उसका आंसर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और पूरा करने के बाद कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन का लेवल हमने थोड़ा इजी ही रखा है, तो आप इसका स्कोर जरूर कमेंट में बताइएगा। शर्माइएगा नहीं, क्योंकि देखिए कमेंट में तो कोई पहचान नहीं रहा कि कौन कितना स्कोर बता रहा, तो उसको आप बताइएगा और फिर हम लोग देखेंगे कि तैयारी क्या है और सही दिशा में चल रही है या नहीं। चलिए तो शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए पहला प्रश्न आज का हम लोगों का ये है कि ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन फ्रॉम एनी सिटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट द खाली स्थान है शैल एक्ट एज चेयरमैन। कौन चेयरमैन के रूप में काम करेगा, बताइए। बताइए इसमें सही ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिप्टी चेयरमैन हो जाते हैं। ठीक, एक्सप्लेन नहीं करने की बात हमने कही थी तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जहां जरूरत होगी वहां एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन ये चूंकि मॉक टेस्ट करा रहा हूं तो इसमें एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। आर्टिकल 312 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेट टू, किससे संबंधित है? 312 अनुच्छेद। देख लीजिए ऑप्शन। तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज के गठन से संबंधित है और आप लोगों को लगे कि मैं जल्दी से क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं तो आप थोड़ा सा स्पीड स्लो कर लीजिएगा, या फिर क्वेश्चन जब आपको लगे वैसा तो आप थोड़ा सा रोक दीजिएगा वीडियो को। ये सुविधा यूट्यूब ने दे रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि राज्यसभा कैन विथहोल्ड मनी बिल। मनी बिल को राज्यसभा कितने समय तक विथहोल्ड कर सकती है? आपके सामने ऑप्शन है, आप देख लीजिए। इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 14 दिनों तक ही रोक के रख सकती है, क्योंकि मनी बिल के संबंध में लोकसभा को ज्यादा पावर नहीं है। तो मनी बिल लोकसभा की ही मुख्य रूप से पावर है, ये केवल 14 दिनों तक विथहोल्ड कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ये है आपका अगला प्रश्न। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बारोड द आइडियाज ऑफ द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल कहां से लिया गया है, इसको बताना है आपको। तो आपके सामने तमाम ऑप्शन है और उसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। क्या सही चुन रहे हैं आप? इसका सही ऑप्शन हो जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन। कौन सा इसमें से फंडामेंटल राइट है जो सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है? देख लीजिए आपके सामने कौन कौन से फंडामेंटल राइट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी आर्टिकल 21 का जो फंडामेंटल राइट है वो पर्सन को है, सिटीजन के लिए ही सिर्फ नहीं है, बाकी सब सिटीजन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये कि प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल बिल, वित्त विधेयक की बात है, इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनेंशियल बिल से संबंधित प्रोविजन कहां है? हालांकि मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं आंसर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अब चूंकि हमने सोचा है कम से कम समय में आपका ये मॉक टेस्ट कंप्लीट करा दूं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फाइनेंशियल बिल के बारे में उल्लेख सेक्शन 117 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, विच और व्हेन द प्रेसिडेंट रेफर्स ए मैटर टू सुप्रीम कोर्ट। मतलब जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ली जाती है, कौन सा आर्टिकल में है ये? आर्टिकल 143 के अंतर्गत एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की है, राय मांगी जा सकती है। अब इसके संबंध में क्या है? द कोर्ट इज बाउंड टू रेंडर द ओपिनियन, देने के लिए बाध्य है। द कोर्ट इज बाउंड टू रेंडर इट्स ओपिनियन व्हेन इट इज ए डिस्प्यूट ऑफ द काइंड मेंशन्ड इन द प्रोविजो ऑफ टू आर्टिकल 131। द कोर्ट इज बाउंड टू रेंडर इट्स ओपिनियन व्हेन इट इज ए डिस्प्यूट of kind mentioned in article 71. The court is bound to render its opinion when it is a dispute of kind mentioned in article 72. देखिए पहली बात तो ये कि सामान्यतया वो ओपिनियन देने के लिए बाउंड नहीं होती, लेकिन
आर्टिकल 131, आर्टिकल 131 ये कहता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की है, और 131 का प्रोविजो ये कहता है कि अगर कोई कवेनेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसी चीज जो संविधान के लागू होने से पहले से ही चल रही है, तो ऐसी चीजों के संबंध में ओपिनियन देने के लिए वो बाध्य है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पर क्यूरियम ओपिनियन इज, इसका सही ऑप्शन चुनिए आप। पर क्यूरियम क्या सही ऑप्शन लग रहा है? ऑप्शन ए भी लग रहा है, ऑप्शन बी भी लग रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। द पुलिस पावर ऑफ स्टेट कैन नॉट बी एब्सोल्यूट, आर्बिट्रेरी, ऑपरेसिव, ऑल ऑफ देम। पुलिस की शक्ति कैसी नहीं होनी चाहिए? इनमें से किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस किससे रिलेटेड है? बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस किससे रिलेटेड? आपके सामने ये सारे आर्टिकल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बालाजी राघवन की केस ऑप्शन है आर्टिकल 18 से रिलेटेड है, उपाधियों का अंत। चलिए ये है आपका अगला प्रश्न। नो पर्सन कैन बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस or reduced in rank without holding an inquiry on the ground conduct which has led to his conviction on a criminal charge. If he has preferred by any appeal against such conviction, his sentence has been stayed in the pending appeal. His conviction and sentence both have been stayed in the pending appeal. None of above. क्या सही ऑप्शन लग रहा है आपको? इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। विच फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन? अवेलेबल टू ऑल पर्सन। हालांकि ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। चलिए देख लेते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ईयर्स इज, कितने साल से नीचे के बच्चों को कारखानों में काम करने से वर्जित किया गया है? आसान प्रश्न, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न ये है, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन to all children of the age of 6 to 14 years in such manner as the state may by law determine provides in। कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्टिकल 21A जो कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से ये ऐड किया गया है फंडामेंटल राइट के रूप में। पहले आर्टिकल 45 में ये डीपीएसपी में कहा जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से एक्सक्लूडेड मैटर कौन से हैं? ये बताइए। दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो मामले फाइनेंस कमीशन को दे दिए गए और कुछ खर्च जो यूनियन और स्टेट के बीच में होते हैं, ये मामले ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के भीतर नहीं आते। अब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है? अभी जस्ट हम लोगों ने बात की थी आर्टिकल 131 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, मंडेमस यानी परमादेश विल नॉट बी इश्यूड। क्या, किस पर्पज के लिए? क्वेश्चन पढ़ लीजिए।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक क्वेश्चन मिस है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 नहीं है 17 है। तो उस तरीके से आप कनेक्ट करते जाइएगा, अपना स्कोर जोड़ते जाइएगा। क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, इजी लेवल का है, तो उसमें से देखिएगा कि कितने सही और कितने गलत हो रहे हैं। कमेंट में बताइएगा जरूर। अगर आप वहां के देने वाले हैं, जैसे उत्तराखंड की परीक्षा देने वाले हैं, तो मैं उत्तराखंड का भी मॉक टेस्ट करा देता हूं, समय मिलता है तो। हालांकि अब तो बहुत परीक्षा नजदीक आ गई, तो पॉसिबल तो कम ही चांस है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज आर्टिकल 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लीकेबल इवन आफ्टर द डिलीशन बाई 44th अमेंडमेंट एक्ट। क्या सही लग रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एज की सीमा क्या होनी चाहिए, कितनी है? प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 25 साल। क्यों? क्योंकि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता कितनी? 25 साल। कहां बताई गई है इसके बारे में? आर्टिकल सेक्शन नहीं, आर्टिकल 84 में। स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज इलेक्टेड बाय चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ जस्टिस, द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन चुनता है? कौन चुनता है इनको? सही ऑप्शन इसमें डी होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। 8 क्या डील करता है? ए फैक्ट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट ए मोटिव और एनी फॉर एनी फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट। द एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपरेशन फॉर एनी fact in issue or relevant fact, the conduct of the person either previous or subsequent the offense, all of them। सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी हैं, सबके बारे में मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ये सारी चीजों को रिलेवेंट सेक्शन 8 एविडेंस एक्ट का बताता। सेक्शन 132 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू स्टेटमेंट मेड बाई ए पर्सन ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन एक्शन अंडर 159, 161, 163, 166। क्या सही है? ऑप्शन नंबर 161। इसका कहने का मतलब यह है कि देखिए, नंदिनी शतपथी की जो केस आप लोगों ने पढ़ी थी, कि नंदिनी शतपथी में कहा गया था कि आर्टिकल 20(3) का संरक्षण जो होगा वो पुलिस कार्रवाइयों में भी लागू होगा, यानी 161 का जब बयान हो रहा होगा तब भी लागू होगा। इसी के संबंध में है 132 ये कहता है कि विटनेस किसी भी प्रश्न का, ठीक है, विटनेस किसी भी प्रश्न का आंसर देने से वो इस आधार पर मना नहीं कर सकता कि आंसर देगा तो वो फंस जाएगा। तो ये प्रोटेक्शन जो है वो एक्यूज्ड के है 20(3) की, और ये मामला 161 पर भी लागू होता है, लेकिन 132 पर यह लागू नहीं होता। उसको कंपेल विटनेस को किया जा सकता है कि तुमको आंसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ सेक्शन 21 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। उसके हिसाब से कौन सा ट्रू है? देखिए, ऑप्शन नंबर डी ही हो जा रहा है, सारे के सारी बातें सही लग रही हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 105 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट रिक्वायर्स दैट द कोर्ट, क्या
presume the absence of such circumstances which brings a case within the preview of the general exception in the Indian Penal Code. क्या होना चाहिए इसमें? क्या होगा इसमें? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैल प्रिज्यूम. ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ ही है. 105 जो है वो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है. ये बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा एक्यूज्ड पर होता है कि वो किसी एक्सेप्शन का फायदा लेना चाहता है तो उसे ही प्रूफ करना पड़ेगा. इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी 30 years old which fulfill all the conditions laid under section 90 of the Indian Evidence Act, the court. क्या इसके बारे में किस प्रकार की प्रिजम्पशन बनती है? सेक्शन 90 में क्या बनता है? सेक्शन 90 में मे प्रिज्यूम बनता है. मे प्रिज्यूम मतलब ऑप्शन नंबर बी बन गया. A saw B running away along with blood stained knife is admissible as a direct evidence that B committed murder, admissible as an evidence of conduct against B, admissible as an evidence that B with knife is chasing the real murderer, inadmissible as hearsay evidence. क्या सही है? Admissible as an evidence of conduct B. कंडक्ट के रूप में रिलेवेंट होगा. अब जैसे होता है ना कि कंडक्ट के लिए कैसे, सेक्शन 8 में आपने एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पढ़ा है और एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पढ़ा है कहता है कि केवल स्टेटमेंट कंडक्ट के रूप में नहीं होते, लेकिन अगर वो किसी आचरण के साथ साथ हैं और स्टेटमेंट और उसको एक्सप्लेन करते हैं तो रिलेवेंट हो जाते हैं. यहां अगर कोई व्यक्ति भाग रहा है और उसके पीछे दूसरा भाग रहा है तो ये चीज उसके आचरण के रूप में रिलेवेंट हो सकती है. ऑप्शन नंबर बी सही होगा. नेक्स्ट क्या हो जा रहा है कि द एविडेंस अनअथर्ड बाय स्निफर डॉग फॉल्स अंडर. क्या होगा इसका सही ऑप्शन? कई बार पूछा गया है. ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. साइंटिफिक एविडेंस के रूप में लिया जाता है स्निफर डॉग का. नेक्स्ट, बर्डन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एविडेंस अंडर सेक्शन 102 ऑफ एविडेंस एक्ट. नेवर शिफ्ट, ओकेजनली शिफ्ट, कंस्टेंटली शिफ्ट, ओनली ए एंड नॉट बी और सी. क्या सही लग रहा है आपको? लगातार बदलता रहता है. 101 वाला जो है कभी नहीं बदलता और 102 वाला लगातार बदलता रहता है, क्योंकि जो असफल हो जाएगा यदि दोनों तरफ से एविडेंस न दिया जाए तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होगा. ऑप्शन नंबर सी हो गया. बुक कीपर इज वन हु. देख लीजिए क्या सही है. ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि सेक्शन 65 क्लॉज ई एंड एफ अप्लाइज टू. किसके बारे में बात करता है ये देख लीजिए. ऑप्शन नंबर बी, ओनली दोज डॉक्यूमेंट विच आर इन एग्जिस्टेंस इन पब्लिक रिकॉर्ड बट are to be protected from the risk to which they would be exposed any content production in the court. Which of the following section of Indian Evidence Act deals with the cross-examination of person called to produce a document?
deals with the cross examination of person called to produce. Section 139, 136, 140, 163. सेक्शन 139 क्या कहता है कि कोई पर्सन केवल डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए कह देने से, डॉक्यूमेंट पेश करने से वो विटनेस नहीं बन जाता और इसलिए उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं किया जा सकता. Which of the following section of Indian Evidence Act deals with presumption as to dowry death? डावरी डेथ के संबंध में प्रिजम्पशन के बारे में कौन सी धारा बात करती है? क्योंकि ये तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ बनती है, यानी शैल प्रिज्यूम बनता है. ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो 113B के अंतर्गत है, जो कि डावरी डेथ की परिभाषा आईपीसी में कहां है? 304B में है. सेक्शन 35 read with section 74 Indian Evidence Act presupposes that. क्या? पढ़िए. ऑप्शन नंबर ये है, क्योंकि सेक्शन 35 के अंतर्गत सरकारी आदमी द्वारा अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, और ये जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है वो क्या कहलाता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट सेक्शन 74 के अंतर्गत होता है. अब पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो सही ही होगा. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ ए प्रोविजन कंटेन्ड इन रजिस्ट्रेशन एक्ट with reference to a power of attorney executed for the purpose of procuring the registration of convenience or instruments. क्या सही लग रहा है आपको? सेक्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. पावर ऑफ अटॉर्नी के संबंध में प्रिजम्पशन की जो बात की जा रही है वो है सेक्शन 85. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ सेक्शन 40 इंडियन एविडेंस एक्ट? 40 के संबंध में क्या ट्रू है? पढ़ लीजिए आप, मैं समय दे दे रहा हूं आपके पास, पढ़ लीजिए. ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, ऑल ऑफ देम सही है. रेस जुडिकाटा सेक्शन 40 के अंतर्गत सिद्धांत कहा जाता है एविडेंस एक्ट के, कि रेस जुडिकाटा का सिद्धांत इसी में है कि कोई जजमेंट तब रिलेवेंट होता है जब वो रेस जुडिकाटा का प्रभाव रखता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एविडेंस एक्ट रेस जेस्टे इज एन एक्सेप्शन टू द हियरसे एविडेंस, रिलेवेंसी रूल, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, नन ऑफ द अबव. रेस जेस्टे किसका एक्सेप्शन है? ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हियरसे रूल का. हियरसे रूल क्या कहता है कि सुनी सुनाई बात पर भरोसा नहीं करेंगे. रेस जेस्टे क्या कहता है? सुनी सुनाई बात भी भरोसा करने लायक है, वो रिलेवेंट हो जाएगी. नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द लॉ of evidence is that evidence is to be weighted and not to be counted. This has been incorporated under which section of Indian Evidence Act? कौन सा सेक्शन में है ये? साक्षियों की संख्या के बारे में. ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेक्शन 134. A witness who is unable to speak is called as. कोई विटनेस जो बोलने में असमर्थ है उसको किस प्रकार का विटनेस कहते हैं? हालांकि अब ये शब्द तो खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी जानते रहिए, डम्ब विटनेसेस. और कोई जो विटनेस है वो जो बोलने में असमर्थ होता है उसके, वो भी कॉम्पिटेंट विटनेस है. ये बात 119 साक्ष्य अधिनियम की बताती है. साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 बताती है और कहती है कि किसी भी प्रकार से वो देगा तो ओरल एविडेंस ही कहलाएगा. अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट द रिलेवेंट फैक्ट क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मस्ट बी लीगली रिलेवेंट.
Under Indian Evidence Act 1872, the relevant fact must be legally relevant. Next, what do you understand by libellous character? Constituting or containing a libel, constituting or containing a praise, constituting or containing a commendation, or none of them. क्या सही लग रहा? ऑप्शन नंबर ए. A agrees absolutely in writing to pay B 1000 on the 1st March. At the same time, an oral agreement was made that the money should not be paid till 31st March. Applying 92 Indian Evidence Act, the oral agreement can be proved, oral agreement must be proved, the oral agreement cannot be proved, none of them. क्या सही लग रहा है? क्या सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा. ओरल एविडेंस कैन नॉट बी प्रूव. नेक्स्ट है ये, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज वीक इफ इट इज मेड स्पेशली. एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या है? ये कमजोर टाइप का एविडेंस है. किन परिस्थितियों में? क्या कह रहा है? पढ़िए. ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा. नेक्स्ट है, नेसेसिटी रूल एज टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इज कंटेन्ड इन. नेसेसिटी रूल कौन सी धारा में है? बताइए. सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. नेसेसिटी रूल इसी में है, क्योंकि वहां पे ऐसे लोगों की ही बात की गई है जो या तो मर गए हैं या मिल नहीं सकते. पीरियड ऑफ 30 years अंडर सेक्शन 90 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज टू बी reckoned फ्रॉम द डेट ऑन विच द डॉक्यूमेंट. क्या है इसमें? बढ़िया क्वेश्चन है. ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. टेंडर इन एविडेंस वेयर जेन्युइननेस बिकम्स ए सब्जेक्ट ऑफ प्रूफ. व्हाट इज डिस्पोजिशन? क्या ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ देम. थोड़ा सा अजीब सा प्रश्न लग रहा था मुझे. A on his trial before the court of session says that A disposition was improperly taken by B, the magistrate applying section 121 Indian Evidence Act. क्या स्थिति होगी इसमें? सही ऑप्शन चुनिए. इसमें से सही ऑप्शन चुनिए. ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा. उसको जब तक सुपीरियर कोर्ट कहे नहीं, उसे आंसर देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता कि किसी विटनेस ने उसके सामने क्या कहा था. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ estoppel ऑफ टेनेंट एंड लाइसेंसी ऑफ पर्सन इन कम्युनिकेशन. कौन सा सेक्शन है इसके बारे में बात करता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सेक्शन 116. एस्टोपेल के बारे में बात है 115, 116, 117 में है. और टेनेंट वाली बात, वंस ए टेनेंट ऑलवेज ए टेनेंट का सिद्धांत इसी सेक्शन 116 पर ही है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ द बर्डन ऑफ प्रूफ. कौन सी धारा जो बर्डन ऑफ प्रूफ के संबंध में बात करती है? अब सेक्शन बताना है, चैप्टर बताना होता तो बता भी देते. सेक्शन बताना है तो बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 101. When did the Indian Penal Code received the Governor's General Assent?
इन्हें इंडियन पिनल कोड ने गवर्नर जनरल की एसेंट कब ली थी? छह अक्टूबर 1860। 6 अक्टूबर, आप लोगों को याद भी रहा होगा, 6 अक्टूबर 1860 को गवर्नर जनरल की एसेंट मिली। द राइट टू प्रोसिक्यूशन अंडर द इंडियन पिनल कोड, क्या इसमें से सही ऑप्शन लग रहा है? क्या सही ऑप्शन लग रहा? का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। अब आप देख रहे होंगे, अब हम तो ध्यान नहीं दिए कितना टाइम लगा अभी तक, बाकी के 50 क्वेश्चन भी जल्दी से कर लेते हैं। मैं जल्दी इसीलिए करा रहा हूं ताकि आपका टेस्ट जल्दी से कंप्लीट हो जाए। बाकी जहां भी जरूरत होती है, बहुत सारे एमसीक्यू के लेक्चर हमारे पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, तो आप लोग देख सकते हैं। तो उसको अच्छे से जितनी जरूरत होती है उतना हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं उसको। चलिए देख लेते हैं। ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ए रजिस्टर्ड सेल डीड प्रोड्यूस्ड इन एविडेंस, क्या है स्थिति बताइए इसमें से? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा एक चीज और, मैं अब चूंकि ये यूट्यूब पर लेक्चर है तो आप देख ही रहे हैं, जो बच्चे अगर मान लीजिए झारखंड एपीओ का क्रैश कोर्स जो है, प्री का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बैच हमारे यहाँ चल रहा है। आप उस बैच को इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट में भी कर सकते हैं, कमेंट करके। और ये नंबर है, ये नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर लीजिए। एक ऐप डाउनलोड करेंगे, उसका टारगेट बैच मिले। लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, प्री का टारगेट बैच चल रहा है, और उसकी फीस हमको लगता है कि 3500 ही है, तो इससे ज्यादा नहीं है, आराम से ज्वाइन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि सेक्शन 78 क्लास 2 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ द प्रोसीडिंग ऑफ लेजिस्लेचर, क्या डील कर रहा है सेक्शन 78 का क्लास नंबर 2? प्रोसीडिंग ऑफ लेजिस्लेचर को। नेक्स्ट है मेकिंग और यूजिंग डॉक्यूमेंट रिसेंबलिंग करेंसी नोट और बैंक नोट इज डील्ड अंडर, क्या होगा सही इसमें ऑप्शन? (489) ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट मेकिंग, बाइंग और सेलिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ काउंटरफेटिंग क्वाइन इज डील्ड अंडर, कौन से सेक्शन में है ये अपराध? कौन से सेक्शन में अपराध है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 233 में। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू ऑफ सेक्शन 75 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 75 ऑफ आईपीसी के संबंध में क्या सही नहीं है? ये गलत बात है। इनहेंस पनिशमेंट की बात करता है ना, प्रीवियसली कन्विक्टेड पर्सन है और फिर से अगर कुछ अपराधों को करता है तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए इनहेंस पनिशमेंट का प्रावधान है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स एलॉन्ग विथ 4 अदर आर्म्ड hoodlums seize the child of Y and threaten to kill him unless Y part with his watch and diamond ring. X has committed the offense of, क्या सही होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डकैती किया, क्योंकि X प्लस 4 अदर कितने हो गए? 5। तो 5 और मोर पर्सन जो होते हैं वो 391 की डेफिनेशन में, डकैती की डेफिनेशन में आ जाते हैं। ए फेराज which does not find a place in the definition of mischief in the IPC is, क्या सही लग रहा है?
फियर में रखने की जरूरत नहीं होती है, ये तो संपत्ति का नाश करने वाली बात है, तो डर में रखना जरूरी थोड़ी है। गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग एन ऑफेंस कमिटेड इज डील्ड अंडर गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन इज एन ऑफेंस कमिटेड इज अंडर, कौन से अपराध सेक्शन में है ये? ये अपराध एक बार देख लीजिएगा, इसको ये देख लीजिएगा, 203 और 177 ही है शायद, सेक्शन 177 और 203 दोनों धाराओं में है इसके संबंध में प्रोविजन। गिविंग फॉल्स एविडेंस कहा जाए तो 191 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिट्स विच डिक्टेट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? क्या सही ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें से? पढ़ लीजिए। ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है। नेक्स्ट है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज एन ऑफेंस सिग्निफाइज। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसके लिए क्या हो जा रहा है? किसी संपत्ति को इंट्रस्ट किया गया। नेक्स्ट, द वर्ड टेक्स इन सेक्शन 361 ऑफ IPC सिग्निफाइज टेकिंग बाय फोर्स, फ्रॉड, फिजिकली टेकिंग, ऑल ऑफ द अबव। ले जाने का क्या मतलब होता है? ले जाने का क्या मतलब होता है? ले जाने का मतलब होता है ऑल ऑफ द अबव, किसी भी तरीके से, चाहे फोर्स से, चाहे फ्रॉड से, चाहे टेकिंग, फिजिकली टेकिंग हो, चाहे ऑल ऑफ द अबव, मतलब सब तरीकों से। मतलब समझ लीजिए, पहले फोर्स या फ्रॉड शब्द का प्रयोग कहां किया गया है? ये एबडक्शन के रूप में किया गया है, ठीक है ना? कंफ्यूजन वाली बात न रह जाए कि एबडक्शन केवल फोर्सफुली या फ्रॉडफुली, यानी भाई डिसीटफुल मीन्स से ही किया जा सकता है या फोर्सफुली किया जा सकता है। लेकिन 361 में किडनैपिंग वाला जो मामला है, किडनैपिंग में फोर्स हो, फ्रॉड हो, टेकिंग हो, इंसाइटमेंट हो, किसी भी तरीके से ले जाना, बहका ले जाना, कोई भी तरीका जो हो सकता है वो अपनाया जा सकता है। इसीलिए यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये तो एबडक्शन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है, knowingly disobeying any quarantine rule is dealt under। क्वारंटाइन रूल का उल्लंघन की बात कहां की गई? क्वारंटाइन रूल के उल्लंघन की बात कहां की गई? ऑप्शन नंबर 271। नेक्स्ट है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पजेस। कौन से पर्पज के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज नहीं किया जा सकता? विंडिक्टिव, एग्रेसिव, रेट्रिब्यूटिव, ऑल ऑफ देम, किसी के लिए नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ए बाई इंस्टिगेशन वॉलंटरली कॉजेज जेड ए पर्सन अंडर 18 years of age to commit suicide. A is guilty of culpable homicide, abetted murder, क्या क्या है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है, अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, ए सिविल रॉन्ग कमिटेड एक्सेप्ट वेयर द वर्ड्स
आर आल्सो ब्लेसेमस सेडिशियस, अच्छा, ब्लेस्फेमस सेडिशियस ऑब्सीन और अमाउंट टू ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज कॉल्ड, क्या होगा? बैटरी, नहीं, थोड़ी बात समझ में आ नहीं रही हमको, इसको कैंसिल कर दीजिएगा, इसको कैंसिल कर दीजिएगा, थोड़ा सा हमको कंफ्यूज हो रहे हैं। स्मिथ वर्सेस डेसमंड इज ए लीडिंग केस ऑन, कौन से बात से संबंधित है? स्मिथ वर्सेस डेसमंड की केस किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, कोयर्शन अंडर इंडियन लॉ इज नोन एज, किस नाम से है कोयर्शन? वाइड एग्रीमेंट, वाइड डबल एग्रीमेंट, ड्यूरेसेस, बोथ बी एंड सी। A person omitting a guard against probable danger to human life by fall of any building over which he has a right entitling him to pull it down or repair it is dealt under, क्या सही लग रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेक्शन 288 ऑफ आईपीसी। Which of the following is true of the procedure of an offense under section 124 of IPC? क्या है? ये राष्ट्रपति राज्यपाल पर हमला करने से संबंधित आईपीसी की धारा है और ऑप्शन नंबर है कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल और ट्रेवल बाय सेशन कोड। ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट में आता है वो। चलिए अगला कर लेते हैं, हार्बोरिंग पर्सन हायर्ड फॉर एन अनलॉफुल असेंबली इज डील्ड अंडर, क्या सही ऑप्शन लग रहा है आपको? सेक्शन 157 ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इन सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी द वर्ड पर्सन इंडिकेट्स, पर्सन में क्या शामिल है? इसका सही ऑप्शन चुनिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए, एक सेकेंड। ए विथ ए व्यू टू मर्डरिंग डी enters D's bedroom at night when D is out of his station. A is guilty of, क्या कौन सा अपराध किया उसने? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये हाउस ट्रेसपास करता है, अटेम्प्ट नहीं है ये, क्योंकि वो वहां है ही नहीं, केवल न तो उसने प्रयास किया, उसने खाली एंटर किया उसको जान से मारने के लिए। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल ऑफ विकेरियस लायबिलिटी इज नॉट अप्लीकेबल इन क्रिमिनल ट्रायल, सही नहीं है? सही है, पार्टली सही है, नन ऑफ द अबव। सही नहीं है।
ये बात हो जाएगी कि सही है। तो इस पर नहीं, इसको ऐसे कर देते हैं, ये ट्रू ही है। एक्सेप्शनल सिचुएशन में पार्टली ट्रू नहीं कर सकते, ट्रू ही है। क्रिमिनल मामलों में विकैरियस लायबिलिटी का रूल लागू नहीं होता, उसका कुछ एक्सेप्शन है, 154, 55, 56, लेकिन वो एक्सेप्शन है, रूल नहीं है। तो इसलिए ये बात सही है, नॉट अप्लीकेबल इन क्रिमिनल ट्रायल। नेक्स्ट है, अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड्स कैन ट्राई ए मर्डर केस? मर्डर केस को कौन ट्राई कर सकता है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सेशन जज करेगा मर्डर केस को, ये एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट होता है। नेक्स्ट क्या हो गया? अंडर विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ए कोर्ट एट एनी स्टेज ट्रायल मे रिकॉल एंड री एग्जामिन एनी पर्सन ऑलरेडी एग्जामिन? जिनकी परीक्षा पहले भी की जा चुकी उसको भी कर सकता है। कौन सी धारा? अब वही हम लोग अगर केवल एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते, ये मॉक टेस्ट के रूप में मैं ना रखता, तो चारों ऑप्शन में क्या क्या चीजें हैं, वो कहां कहां क्या क्या उससे रिलेवेंसी है, सब चीजों पर डिस्कस करते। लेकिन अब चलिए ये मॉक टेस्ट दे लीजिए, तो फिर मैं एमसीक्यू बहुत सारे करा डालूंगा आपको। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का ये है, अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इन विच सेक्शन प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर इज मेड? हैबिचुअल ऑफेंडर से सिक्योरिटी सीआरपीसी की कौन सी धारा में से ली जाती है? 110 में हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये सस्पेक्टेड है, ये अन्य दशा में है, ये कन्विक्टेड पर्सन। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज, क्या है? जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग कर देना, यही इसकी खासियत रही है, ये जो नई 1973 की सीआरपीसी है। हालांकि अब तो ये भी खत्म हो गई, लेकिन फिर भी जहां भी ऐसा प्रश्न आएगा तो उसको बेलेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस व्हिच इज सोन एज बेलेबल इन, कहां? आसान है ना? ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट शेड्यूल में जिसे बेलेबल बताया गया हो, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य लॉ में। An executive magistrate may act even ex parte under section 144 Code of Criminal Procedure 1973 if immediate prevention of speedy remedy is desirable. कौन से मामले में करता है? एक्स पार्टे ऑर्डर कौन से मामले में कर सकता है? किसी भी दशा में, वो तो किसी सबके लिए है, सबके लिए है। 144 के अंतर्गत जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है, धारा 144 वाला, तो इमिनेंट डेंजर है तो किसी के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीडिंग इज नोन एज जुडिशियल प्रोसीडिंग? इसमें से जुडिशियल प्रोसीडिंग किसे कहा जाता है? इंक्वायरी एंड ट्रायल को जुडिशियल प्रोसीडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका ये, अंडर सेक्शन 372 ऑफ सीआरपीसी ए विक्टिम, क्या क्या सही ऑप्शन है इसमें से? चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है, यही तो कहता है कि विक्टिम ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकता है। बाकी लोगों के लिए थोड़ी सी झंझट है, लेकिन विक्टिम अपील कर सकता है एक्विटल के अगेंस्ट भी, लेसर पनिशमेंट के अगेंस्ट भी, इनसफिशिएंट फाइन के अगेंस्ट भी। When will proceeding be vitiate if the magistrate is not empowered to do so? क्या करने में मजिस्ट्रेट कंपिटेंट नहीं है तो विसिएट हो जाएगी प्रोसीडिंग। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर समरी ट्रायल कर देगा कोई मजिस्ट्रेट जो कंपिटेंट नहीं है, तो ट्रायल जो होगा वो विसिएट हो जाएगा। 361, no person can be appointed public prosecutor for a district unless his name is in the list of,
क्या सही लग रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम द्वारा बनाई गई लिस्ट, और ये डीएम किसके द्वारा बनाता है? सेशन जज से परामर्श करने के बाद। द चैप्टर ऑफ प्ली बार्गेनिंग इज एडेड टू द सीआरपीसी बाई, किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया था? ये यही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। एक बार करेक्ट जरूर कर लीजिएगा, एक बार करेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 प्रोवाइड्स सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट बाय द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट इज डिफॉल्ट ऑफ फाइन? क्या सही लग रहा है आपको? डिफॉल्ट ऑफ फाइन की स्थिति में जेल जाने वाली बात कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 30 के क्लास नंबर 1 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, एनी प्रोसीडिंग ड्यूरिंग विच एविडेंस इज टेकन ऑन ओथ? कौन सी प्रोसीडिंग में शपथ जो है वो ओथ पर, अरे एविडेंस ओथ पर लिए जाते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग। सेक्शन 2I में डिफाइन किया गया है जुडिशियल प्रोसीडिंग को। तो इंक्वायरी और ट्रायल जो होते हैं वो जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाते हैं, क्योंकि इसमें ओथ पर लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है ये, व्हाट डज द एक्सप्रेशन ट्रांजिट रिमांड डिनोट्स? ट्रांजिट रिमांड का क्या मतलब होता है? ट्रांजिट रिमांड का क्या मतलब होता है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट को ले जाने के लिए एक्यूज्ड को ट्रांजिट रिमांड की जरूरत पड़ती है। Which one of the following orders can be passed after trial of case is over? Which one of the following order can be passed after the trial of a case is over? केस ओवर होने के बाद कौन सा ऑर्डर होगा? Either an order of acquittal और कन्विक्शन। डिस्चार्ज तो होगा नहीं, डिस्चार्ज तो चार्ज फ्रेम करने से पहले होता है। मजिस्ट्रेट हैज पावर टू डील विथ अर्जेंट केसेस ऑफ अप्रीहेंडेड डेंजर और न्यूसेंस अंडर, क्या है ये? अर्जेंट केसेस ऑफ अप्रीहेंडेड डेंजर, ये हो जाएगा आपका सेक्शन नंबर 144 वाला, और कंडीशनल ऑर्डर जो देता है पब्लिक न्यूसेंस को हटाने के लिए वो 133 के अंतर्गत देता है। अथॉरिटी सेम है। ये कितने दिनों तक होगा? 2 महीनों तक होगा। स्टेट गवर्नमेंट कितना बढ़ा सकती है? 6 महीने तक बढ़ा सकती है। A trial is appears to the magistrate that the case be ought to be tried by the court of session in which section of the code is he shall commit the case. ये अच्छा प्रश्न है। तो जहां ट्रायल के दौरान ऐसा लगता है कि इस मामले को सेशन कोर्ट द्वारा ट्रायल होना चाहिए, तो सेशन ट्रायल को कमिट कर सकता है कौन से सेक्शन के अंतर्गत? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 323। 209 जो है वो ट्रायल के दौरान नहीं होता है, वो शुरू में ही होता है। जो मामले एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट होते हैं वो। द एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल हैव सच पावर एज डायरेक्टेड बाय, कौन से पावर को यूज करता है एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट? वही पावर जो हाई कोर्ट उसे देता है धारा 12 के अंतर्गत। नेक्स्ट कर लेते हैं, फॉर इन्वोकिंग सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी वेयर शुड बी द इनकन्वीनियंस और इन्वेशन ऑन? पब्लिक राइट्स, पब्लिक प्लेस, प्राइवेट प्लेस और प्राइवेट पर्सन, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पब्लिक राइट हो चाहे पब्लिक प्लेस, मतलब पब्लिक प्लेस पर पब्लिक राइट हो, चाहे प्राइवेट राइट को भी डिस्टर्ब अगर पब्लिक प्लेस पर किया जा रहा, तो वैसी स्थिति में वो कर सकता है 133 का।
हालांकि है वो पब्लिक न्यूसेंस के लिए ही। नेक्स्ट है FIR कैन फाइल अंडर सेक्शन ऑफ CRPC। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। CRPC की कौन सी धारा के अंतर्गत FIR होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेक्शन 154। हु इज गिवन प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट अंडर सेक्शन 45 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। किसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है सेक्शन 45 के अंतर्गत? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस। कंप्लेंट में रिलेट टू, किस मामलों से संबंधित मामलों में, कैसे मामलों में कंप्लेंट होती है? कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल, ए एंड बी आर करेक्ट। मस्ट बी फॉर ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एज द पुलिस हैज नो पावर टू नहीं। दोनों मामलों में, कॉग्निजेबल हो या चाहे नॉन कॉग्निजेबल, दोनों मामलों में कंप्लेंट किसी मामले में हो सकती है। FIR के लिए कॉग्निजेबल मामला होना जरूरी होता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। अंडर सेक्शन 106 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स हैज पावर टू रिलीज द ऑफेंडर ऑन सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर? कौन करता है? सेक्शन 106 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सेशन कोर्ट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट तो करता ही है। साथ में यह भी बताया गया कि इन शक्तियों का प्रयोग अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट भी कर सकता है जब वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। तो प्रोसीडिंग बिफोर ए क्रिमिनल कोर्ट आर विसिएटेड इफ द प्रिसाइडिंग मजिस्ट्रेट हु इज नॉट एम्पावर्ड बाय लॉ टू डू सो। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अगर समरी ट्रायल कर दिया जाएगा तब। नेक्स्ट है ज्वाइंट ट्रायल ऑफ सेवरल पर्सन इज परमिसिबल अंडर। अधिक से व्यक्तियों का ट्रायल कौन से सेक्शन के अंतर्गत परमिट किया जाता है? एक साथ चार्ज एक साथ लगाया जा सकता है, ट्रायल एक साथ हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 223 के अंतर्गत। बाकी जो धारा जैसे 222 वगैरह है, 222 221 और 222 जो भी है, उन सब मामलों में 222 तो उसके संबंध में है कि जब कोई अपराध किया जाए, बड़ा अपराध का आरोप लगाया जाए, साबित हो जाए छोटा, ऐसे मामलों में क्या उस छोटे अपराध के लिए जिसका चार्ज ही न लगाया गया हो उसका कन्विक्शन हो सकता है कि नहीं, ये बात कही गई है। आपसे मेरा लास्ट में ये 99 क्वेश्चन है। 100 नंबर क्वेश्चन आपको कमेंट में जवाब देना है। 100 नंबर क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत कन्विक्शन उन मामलों में भी किया जा सकता है जिन मामलों का चार्ज ही नहीं लगाया गया। मेरा क्वेश्चन समझ गए कि वो कौन कौन सी धाराएं हैं या वो कौन कौन सी परिस्थिति है जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि उन मामलों में भी कन्विक्शन हो सकता है जिसका चार्ज ही नहीं लगाया गया था। यही आपको कमेंट में बताना है। और इतने सारे क्वेश्चन में से आपने देखे 100 नंबर क्वेश्चन तो मैं अभी को पूछ रहा हूं, उसके अलावा मैंने 2 क्वेश्चन स्किप किए थे। एक क्वेश्चन था ही नहीं और एक मैंने गलत करके स्किप किया था। अब इस 98 क्वेश्चन जो रहे उसमें आपका कितना सही हो रहा है कमेंट में बताइएगा जरूर, ताकि हम लोग देख पाएं कि तैयारी का लेवल क्या है। क्वेश्चन तो आपने देखे ही होंगे कि बहुत हार्ड तो थे नहीं, आसान नेचर के ही थे। और भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लाऊंगा, जरूर करिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।